नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं कॉफी विद सुमी जैन एंड आज दोबारा से हमारे साथ मेजर जनरल अश्विनी शिवाजी जी हैं। सर, जय हिंद, नमस्कार। थैंक यू सुमित। जय हिंद। सर, जो मुद्दा हमने आज लेना है, वो बड़ा ही संगीन है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है और हमें मालूम है कि जैसे एक बॉम्ब ब्लास्ट किया गया था एक कैफ़े में, रामेश्वरम में, जिसका नाम था बैंगलोर में और उसके जो एक्यूज़ हैं, वो आज पकड़े गए दोनों के दोनों। लेकिन मिले कहाँ पर है, कहाँ बैंगलोर है, मिले हैं जाकर वेस्ट बंगाल में। और एनआईए की टीम ने भी कितनी ज़्यादा इसके पीछे मेहनत करी है, कितने स्टेट्स के लोगों को इन्वॉल्व किया गया, उसके बाद पकड़ा गया और पता लगा है कि उनमें से वो हिंदुओं के नाम लेकर वहाँ पर फर्जी नाम से जी रहे थे, छुप कर बैठे थे। सर, ये कितनी बड़ी खबर है? बिल्कुल, देखो सुमित, बहुत बड़ी खबर है और ये सच्चाई है कि अभी हमें ये समझना पड़ेगा कि जो इस्लामिक स्टेट है और स्पेशली खोरासन, वो काफ़ी सक्रिय हो रखा है हमारे सदर्न पार्ट ऑफ द कंट्री में। चाहे वो केरला है, कर्नाटका है, तमिलनाडु है। और यहाँ पर जो लोग रेडिकलाइज हो रहे हैं, वो ये नहीं है कि वो पढ़े लिखे नहीं है, पढ़े लिखे भी हैं, कुछ टेक्निकली क्वालिफाइड हैं और वो वर्चुअली भी कई बार रेडिकलाइज हुए हैं इंटरनेट के माध्यम से और सोशल मीडिया के। और ये सच्चाई है कि आज वो बहुत बड़ा थ्रेट बन गया। ये अलग बात है कि लास्ट 10 साल में एनआईए काफ़ी एक्टिव रहा है और इससे पहले ये कुछ कर पाए, इनको दबोच लिया जाता है। मगर ये सच्चाई है कि इसके बावजूद ये नेट फैलता जा रहा है। इनके स्लीपर सेल हैं, ओवरग्राउंड वर्कर हैं और इनका जो नेटवर्क ऐसे है कि इसको तोड़ना बड़ा मुश्किल होता है। एक आदमी को दूसरे के बारे में नहीं पता। तो अगर आप इसके नेटवर्क को तोड़ने की कोशिश करें, आप 2-3 मॉड्यूल तो पकड़ लेंगे, पर आगे आप उसके नहीं जा पाएंगे। ये एक बड़ी खसूसियत है इनकी। अब ये जो रामेश्वरम कैफे में हुआ था, जिसके अंदर 2 ये इंडिविजुअल थे जो पकड़े गए हैं और ये एक प्रकार से दोनों मेन अक्यूज थे। इनको एनआईए ने जिस प्रकार से जो वहाँ पर सीसीटीवी कैमरा थे, 300 से 400 के सीसीटीवी कैमरा की रिकॉर्डिंग देखी और फिर कहीं न कहीं इनको उन्होंने शॉर्टलिस्ट किया और इनके ऊपर दबोचा इनको। ये सच्चाई है कि ये वहाँ से भाग के बाई रोड गए हैं, काफ़ी सड़कें काफ़ी बसें बदली हैं और ये बंगाल में गए। ये जो आपका क्वेश्चन था, व्हाई वेस्ट बंगाल? तो कहीं न कहीं उनको लगता है कि वहाँ पर उनको जो छुपने की जगह है या उनको सॉफ्ट एक प्रकार से गवर्नमेंट मिल सकती है या इनको पकड़ने के चांसेस कम हैं। तो वो वहाँ गए हैं और उन्होंने फेक आइडेंटिटी दी है और जो नाम जो दिए हैं वो भी इन्होंने कई बार हिंदू दिए हैं, फेक नाम दिए। मगर ये भी हम मानना पड़ेगा, जो एनआईए ने पकड़े हैं ये, जिनको दबोचा है, ये भी सच है कि इसके अंदर जो स्टेट गवर्नमेंट है उन्होंने भी बहुत ज़्यादा एक प्रकार से मदद की है, चाहे वो कर्नाटका की स्टेट गवर्नमेंट हो, तमिलनाडु की हो, वेस्ट बंगाल की। ये एनआईए ने खुद माना है। तो ये भी हमें समझना पड़ेगा कि एजेंसीज हैं, इनका कोऑर्डिनेशन सेंटर और स्टेट का था। ये सच्चाई है। ये इस्लामिक स्टेट सिरमोगा ग्रुप के थे, ये रेडिकलाइज हुए और ये 2020 के जो ब्लास्ट में भी इन्वॉल्व थे। इनके ऊपर प्राइज मनी थी और दोबारा ये इन्होंने ये केस किया और फिर ये वहाँ से निकल के अपनी बसें चेंज और बाकी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट के जरिए ये वेस्ट बंगाल पहुँचे। वेस्ट बंगाल क्यों पहुँचे, ये बातचीत हमने की कि हो सकता है ये रीज़न हो कि वहाँ उनको ज़्यादा चांसेज हैं छुपने के और उनको पकड़ने के कम चांसेज हैं, तो वो वहाँ आए। मगर ये एक बहुत ही विक्ट्री है एनआईए की, जिसने बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन किया स्टेट पुलिस से, स्टेट इंटेलिजेंसी से और इन दोनों को दबोच लिया। सुमित। सर, अब आपने पूरा समझा दिया कि केस क्या हुआ था। लेकिन मेरा क्वेश्चन कुछ डिफरेंट भी है। क्वेश्चन ये है कि जो एनआईए है, हमेशा कैच-अप पे लगी रहती है कि जिन्होंने कुछ किया उसको पकड़ लिया गया। सर, जो ये जो पीछे पड़े रहते हैं हम लोग, क्यों नहीं हम ऐसा काम करते कि जो सोर्स है ये पागलपन का,
जो भारत में बढ़ता जा रहा है, मैंने देखा है कि बाकी कंट्रीज़ में ये पागलपन इतना नहीं है, जितना इस्लामिक जो ये टेररिस्ट हैं, इनका यह भारत में पागलपन बढ़ता जा रहा है। इनको सोर्स को बंद करने का काम भारत की सरकार क्यों नहीं करती? हमें एनआईए को हमेशा लगाना पड़ता है, कितने महीनों, सालों लगे रहते हैं इनको दबोचने के लिए और ये आइडेंटिटी चेंज कर के ये कभी कहीं जाके छुप जाते हैं, कभी कहीं छुप जाते हैं और इतने बड़े कंट्री में इनको ढूँढना कोई आसान काम तो नहीं है। बिल्कुल, देखो एक चीज़ माननी पड़ेगी, आपके जो लास्ट 10 साल में एनआईए ने बहुत अच्छा काम किया है और हुँ, अब जो ये भी मानना पड़ेगा कि जो इंटेलिजेंस कोऑर्डिनेशन है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का, वो भी काबिल-ए-तारीफ़ है और इसीलिए कोई मेजर इंसिडेंट नहीं हुआ है। और ये भी याद रखना पड़ेगा कि आपको तो 100 में से 100 बार लकी होना है, टेररिस्ट को तो 100 में से 1 बार ही लकी होना है, वो कर देगा। तो हुँ, हाँ, ये बात सच्चाई है कि ये इंसिडेंट हुआ और आपका इशारा है कि इस इश्यू होने से पहले ही इनको क्यों नहीं हमने दबोच लिया। मगर वो इतना आसान नहीं होता। ऐसे बहुत केसेज़ मिले हैं जो कि एनआईए ने इससे पहले वो करे दबोच दिए और ऐसे भी हैं कि कइयों ने कहा कि यार इनको ऐसे ही दबोच दिया, ये तो कोई ख़ास बड़े नज़र भी नहीं आ रहे, ये तो क्रूड वेपन लेके घूम रहे थे। तो जब से ये रामेश्वरम का भी हुआ है तो लोगों को अब लगने लगा है कि ये जो आईडीज़ होते हैं, बनाते हैं, फैब्रिकेट करते हैं, वो हो तो सकती है क्रूड, मगर उसका इम्पैक्ट बहुत होता है। ये जो रामेश्वरम में भी आईडी इस्तेमाल की, कोई काफ़ी सोफिस्टिकेटेड नहीं थी, मगर उसका जो डैमेज, चाहे वो कैजुअल्टी आपके इंजर्ड हुए हों, पर उसका इम्पैक्ट देखिए कितना होता है। उसका इम्पैक्ट होता है कि एक प्रकार से मिलेनियम सिटी है, आईटी का हब सेंटर है, अगर यहाँ पर ऐसा धमाका हो जाता है तो आपका इन्वेस्टमेंट रुक सकता है, आपकी इकॉनमी पे एक बड़ा एडवर्स इफेक्ट हो सकता है। तो इसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होता है और एनआईए काफ़ी अच्छा काम कर रही है लास्ट 10 साल से कि इतने बहुत ज़्यादा केसेज़ हैं कि जो जिससे पहले कि टेररिस्ट एक्ट करें या टेररिस्ट उसको अंजाम दें, उनको दबोच दिया गया है। मगर हाँ, 1-2 केस रह जाते हैं और दूसरी एक बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ जो अच्छी लगी है प्रेज़ेंट मोदी के गवर्नमेंट आने से, जब एनआईए को इन्होंने छूट दी है कि कहीं न कहीं वन अपशिफ्ट नहीं। पहले ये बहुत वन अपशिफ्ट थी, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट की इंटरजेंसी में कोई तालमेल नहीं था। वन अपशिफ्ट थी, वो दिखाना चाहते थे कि हमने पकड़ा, उसने पकड़ा। अब वो नहीं है, अब एक प्रकार से सिनर्जी है, तालमेल है और इनकी कोऑर्डिनेशन है, कोऑपरेशन है। ये पुलिस में भी है और इंटरजेंसी में। और जो भी इंटेलिजेंस मिलता है, वो वर्टिकल भी पास होता है और हॉरिजॉन्टल भी पास इकट्ठा ही होता है। ये ना हो कि पहले इंटेलिजेंस जाएगा दिल्ली में, फिर वापस आएगा। अगर स्टेट टू स्टेट पास करना है, मान लो कर्नाटका ने तमिलनाडु को करना है, तो ये नहीं होना चाहिए कर्नाटका से पहले एनआईए को जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट से फिर तमिलनाडु को। स्टेट गवर्नमेंट टू स्टेट गवर्नमेंट, इसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुई। मगर ये भी सच्चाई है कि जो इस्लामिक स्टेट है उसके मॉड्यूल बड़े हैं और वो एक प्रकार फैल रहा है और उसकी वजह मैंने बताया आपको, जो इस्लामिक स्टेट खोरासन और इनके जो मॉड्यूल हैं, वो मॉड्यूल पढ़े लिखे भी हैं, वर्चुअल भी वो रेडिकलाइज हो सकते हैं और जिस प्रकार से ये स्लीपर सेल है, ओवरग्राउंड वर्कर हैं, उनका पता लगाना इतना आसान नहीं। मगर ये सच्चाई है, आपको इसके लिए बहुत ज़्यादा तेज़ होना पड़ेगा, आपको अपने आप को अलर्ट रखना पड़ेगा। हम दूसरी बात भूल जाते हैं, हम बार-बार ये कहते हैं कि इंटेलिजेंसी ने नहीं कर पाई। हमें ये समझना चाहिए कि सोसाइटी का भी इसके अंदर बहुत ज़्यादा एक प्रकार फ़र्ज़ बनता है कि एज़ अ सिटिज़न वी शुड बी एक्टिव। अगर हमें कुछ ऐसी चीज़ लगती है, जो शक पैदा करती है, तो हमें भी इंटीमेट करनी चाहिए। और एक और बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ है जो कि बीट कांस्टेबल होता है, जो कि ग्राउंड पे एक कांस्टेबल जो कि आपकी रेक्की करता है ऑन द ग्राउंड, जिसको बीट कांस्टेबल कहते हैं, वो कार्रवाई बहुत ज़रूरी है। वो कहीं न कहीं अब जो है वो ख़त्म होती जा रही है, उसको हमने करना है, जो कि आपकी स्ट्रीट पे घूमता है पुलिस वाला, जिसकी इंटेलिजेंस बहुत होती है, उसको ग्राउंड नॉलेज बड़ी होती है। तो ये बहुत ज़रूरी है। ये जो एनआईए ने केस को दबोचा है, इन्होंने कितनी इसके ऊपर स्टडी करनी पड़ी है, कितने एक कैमरास को देखा, इससे ये ज़ाहिर करता है
कि ये बहुत अच्छी प्लानिंग करके ये दोनों आए थे और इन्होंने बहुत ज़्यादा कोऑर्डिनेशन किया, इन्होंने रेकी भी की और 1 दिन पहले और उसके बाद उसको अंजाम दिया और उसके बाद ये वहाँ से बस चेंज करते रहे और गायब हो गए। तो कहीं न कहीं फेलियर तो है कि ना इनको पहले हम रोक पाए, फिर जब एक्शन इन्होंने कर दिया, इनको नैब करने में इतना टाइम लगा। मुझे लगता है देर आए दुरुस्त आए, एक बड़ा अच्छा ऑपरेशन करके एनआईए ने पकड़ा है और हाँ, ये मैं बिल्कुल मानता हूँ, आने वाले समय में हमें और भी प्रोएक्टिव होना पड़ेगा कि इस इंसिडेंट से पहले इनको दबोचना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब इंसिडेंट के बाद एक तरीके से डैमेज तो काफ़ी हद तक हो जाता है। सुमित। सर, मुझे बताइए जो ये सारी रेडिकलाइज़ेशन है, वो 2 चीज़ों से होती है। एक एजुकेशन, कोई तो इनको पढ़ा रहा है कि भई आप यहाँ पर ये काम कीजिए और दूसरा है फंडिंग। कोई भी आदमी अपने बॉडी के ऊपर बॉम्ब लगाकर नहीं जाएगा या किसी मासूम की जान नहीं लेगा, जब तक उसको पैसे नहीं मिल रहे और दूसरा जब उनको उल्टी शिक्षा नहीं दी जा रही। तो इन 2 चीज़ों को क्या आपको लगता नहीं है कि भारत की सरकार को रोकना चाहिए? बिल्कुल। और सबसे ज़्यादा बड़ा चैलेंज होता है कि जब रेडिकलाइजेशन आप इंटरनेट के माध्यम से, वर्चुअल माध्यम से होते हैं, क्योंकि इससे ये फेसलेस है, इसका पता भी नहीं चलता कि कब कौन कर गया। और ये जो लोग रेडिकलाइज होते हैं वो उनका पढ़ाई का भी दर्जा बेटर है, क्योंकि वो कंप्यूटर पे होते हैं और इसलिए इनको पकड़ना भी इतना आसान नहीं। और ये आग की तरह फैलता है और ये जो हैं मॉड्यूल ऑपरेट करते हैं, इनको जो हुक्म देता है वो फेसलेस है, वो उसको देखा भी नहीं और एक मॉड्यूल दूसरे मॉड्यूल को नहीं भी जाने। तो ये भी सच्चाई है, अगर कोई मॉड्यूल पकड़ा जाता है तो ये ज़रूरी नहीं है कि पूरा जो आपका नेटवर्क है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा, वो भी नहीं होता। और इनको जो फंडिंग है, वो आज की तारीख में जो पैसे देने का तरीका है वो आपको कैश से नहीं, ये जो न्यू करेंसी आई है जिसको आप कहते क्रिप्टो। हैं क्रिप्टो करेंसी, इसके मदद से इनको पैसे मिले। ये बात खुल के आई है, क्रिप्टो करेंसी से इनको पेमेंट आई है और जिसको पता लगाना भी मुश्किल है। तो ये अब जैसे-जैसे समय आएगा, आप देखेंगे इसके अंदर भी रिफाइनमेंट आएगी, मॉडर्नाइज़ेशन आएगी, स्पेशली आतंकवाद में, टेररिज्म के तरीकों में। इसके लिए आपको सक्रिय होना पड़ेगा कि इससे पहले वो करें आप इसके बारे में। और ये क्रिप्टो करेंसी के बारे में तो ये पॉइंट आया ही था कि क्रिप्टो करेंसी जिस प्रकार से पता लगाना मुश्किल है, ये एक प्रकार मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिस्ट फंड के लिए इस्तेमाल हो सकता है। और ये पॉइंट फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने भी बोला था जब वो पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकाले थे कि आने वाले समय में जो क्रिप्टो करेंसी है उसका इस्तेमाल आतंकवादी बहुत करेंगे, क्योंकि ये एक ऐसी करेंसी है, इसका पता लगाना आज की तारीख में मुश्किल है। सुमित। यस। सर, अभी आपने देखा कि कर्नाटका में हरकत हुई, आदमी मिला वेस्ट बंगाल में और आपने बिल्कुल राइटली कहा कि भी हब बन चुके हैं, केरला हो, वेस्ट बंगाल हो, अभी कर्नाटका में नई-नई सरकार जो चेंज हुई है, वहाँ पर भी रेडिकलाइज़ेशन भी बढ़ रहा है और टेररिस्ट एक्टिविटीज़ भी धमकियाँ हर रोज़ आती हैं, सोशल मीडिया भरा पड़ा है वहाँ के लोगों के लिए। ऐसा क्या है कि पहले जब गवर्नमेंट कोई और थी, कोई चूँ भी नहीं करता था, अभी वहाँ पर रेडिकलाइज़ेशन बढ़ती जा रही है। आपको लगता है कहीं न कहीं जो ये पॉलिटिकल एक फेवरेटिज़्म है, उसके कारण भी चीज़ें बढ़ती हैं? बिल्कुल बढ़ते हैं। अगर आप सॉफ्ट हैं टेररिज्म के ऊपर, अगर वो गवर्नमेंट उनको लगती है ये सॉफ्ट है तो बढ़ेगा। और ये सच्चाई है कि आतंकवादी भी देखते हैं कि कहाँ पर हमारे के चांसेस पकड़े जाने के कम हैं, तो फिर वो वहाँ छुपते हैं। तो इसमें कोई शक नहीं, ये तो साफ सुथरी बात है, इसमें हमें इसको ओन अप करने में कोई मतलब नहीं। अगर कोई गवर्नमेंट आतंकवाद के पीछे जाती है, वहाँ पर मुझे नहीं लगता वो एक्शन होंगे। उनको पता है कि गवर्नमेंट आपको छोड़ेगी और जो पुलिस है वो सक्रिय है, इससे पहले कुछ करें उनको दबोच लिया जाए। मगर अगर गवर्नमेंट ढीली है, स्टेट गवर्नमेंट जो है प्रोएक्टिव नहीं है और कहीं सॉफ्ट है, तो फिर वहाँ फैलेगी। दूसरा, जहाँ वो छुपने की कोशिश करेंगे वो उस जगह जाएंगे जहाँ उनके चांसेस पकड़े जाने के कम है। तो इसमें कोई शक नहीं, ये तो हमें अपने झांक के देखना पड़ेगा। तो ये आप इस केस ने एक चीज आपको दिखला दी है।
अगर आप पूरा देखें कि कहाँ से चले ये और कहाँ पहुंचे, वहां जाने की क्यों जरूरत थी, क्या ऐसी वजह थी कि वो वेस्ट बंगाल में गए। तो ये चीज हमें इंटेलिजेंस को देखनी पड़ेगी। और अगर स्टेट गवर्नमेंट सॉफ्ट है तो फिर ये उस जगह आतंकवादियों का एक एक्टिविटी बढ़ेगी। तो ये हमें समझना पड़ेगा कि आतंकवादियों पे एक्शन लेना स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट की जिम्मेवारी है, फर्ज है, और कोऑर्डिनेशन होना इनके लिए बहुत जरूरी है आपस में। सुमित। सर, अभी आखिरी पॉइंट लेता हूँ मैं और इसको इस चीज़ के साथ रिलेट भी करके आप दिखाना प्लीज़। सऊदी अरेबिया में पाकिस्तान का सो कॉल्ड प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ गया वहाँ पर भीख माँगने के लिए और वहाँ पर इसको कुछ भी मिला नहीं। इसको बोल दिया गया सेट योर हाउस राइट। आपको याद होगा पिछले साल चाइना का भी जो प्रधानमंत्री है, वो वहाँ पर जाकर आया था। उन्होंने भी बोला था सेट योर हाउस राइट, तो आपको पैसे भी मिलेंगे, आपकी कंट्री में तरक्की भी आएगी। आपको नहीं लगता कि भारत के अंदर भी जो ये फेवरेटिज्म है, एक ही कम्युनिटी को बार-बार सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ करती रहती हैं। जो हाल अब सऊदी अरेबिया ने करना शुरू कर दिया पाकिस्तान के साथ, जबकि उनका फेवरेट होता था। भारत के अंदर भी कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, उनके ये टेररिस्ट हमेशा ही फेवरेट रहे हैं। क्या भारत को वही पॉलिसी नहीं अपनानी चाहिए कि इनकी फेवरेटिज्म बंद कीजिए? जैसे 370 में फेवरेटिज्म बंद करी, खुशहाली हो गई। मैं खुद लास्ट ईयर वहाँ पे घूमने गया था, इट वाज़ रिमार्केबल कि पहले के और अब के कश्मीर में फ़र्क आ गया है, हमने फेवरेटिज्म बंद कर दिया। क्या आपको लगता नहीं है कि वही फ़ॉर्मूला जो ये सदर्न अरेबिया पाकिस्तान के साथ कर रहा है, हमें भी यही काम पूरे भारत में कॉपी एंड पेस्ट करना चाहिए? हाँ बिल्कुल। देखो जो आपने बताया सऊदी अरेबिया में, देखो सऊदी अरेबिया हरदम पाकिस्तान के साथ खड़ा था। ओआईसी की मीटिंग के अंदर जब भी कश्मीर का इश्यू आता था तो सऊदी अरेबिया पाकिस्तान की साइड लेता था। यही नहीं, मुस्लिम वर्ल्ड में जो 57 कंट्री और आईओसी का समूह है, ज्यादातर कंट्री उसके साथ होती। मगर अब बदलाव हो गया। सबको पता है कि ये आतंकवाद का साथ अगर पाकिस्तान नहीं छोड़ेगा तो पाकिस्तान तो डूबेगा, बाकी पूरे वर्ल्ड को डुबो देगा। क्योंकि आतंकवाद इतनी जोरों से फैल रहा है पाकिस्तान में, और यही आतंकवादी पाकिस्तान के लिए थ्रेट नहीं, पूरे रीजन के लिए थ्रेट। आज ईरान कहता है कि जैसे अल अदल जैसे सुन्नी मिलिटेंट भेज रहे हैं। अफगानिस्तान जो तालिबान है वो भी उंगली उठाने लगा पाकिस्तान पे। भारत तो उठाता था, लश्कर तोबा जैसे मोहम्मद का हब सेंटर है। तो जिस प्रकार से ये कटोरा लेके घूम रहा है शहबाज शरीफ, इकोनॉमी टूटने वाली है। तो जो सऊदी अरेबिया में जो क्राउन प्रिंस है मोहम्मद बिन सलमान, उन्होंने बड़े साफ सुथरे शब्दों में बोला, आप अपने घर को साफ करें, ठीक करें, आतंकवाद का साथ छोड़ें और भारत के साथ रिलेशन अच्छा करने की कोशिश करें। तो ये एक प्रकार इशारा है कि आपको आने वाले टाइम में ये भीख नहीं मिलेगी। और उसने लोन नहीं दिया, उन्होंने कहा है हम करीब करीब $4 बिलियन आपके में इन्वेस्ट करेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो एक प्रकार इशारा किया है सऊदी ने पाकिस्तान पर। पाकिस्तान को अब समझना चाहिए आतंकवाद का साथ अगर वो नहीं छोड़ेगा तो वो टूट जाएगा, उसके 4 हिस्से हो जाएंगे, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, सिंध और पंजाब, और पीओजे के और गिलगिट बाल्टिस्तान भारत में। जो बात आती है कि भारत के अंदर वाकई सॉफ्ट नहीं होना है। अगर हमारी ये पॉलिसी रही है प्रेजेंट मोदी गवर्नमेंट की लास्ट 10 साल में कि आतंकवादी घटनाएं बहुत कम हुई हैं, उसकी वजह यही है कि इससे पहले वो हों प्रिएम्प्ट करें। अगर आतंकवादी घटनाएं हुए उस पर प्रॉम्प्ट एक्शन लें। अगर आतंकवादी घटनाएं पाकिस्तान कराता है और ये समझता है कि आतंकवादी घटनाएं करने के बाद भारत चुप रहेगा, वो बात बदल गई। जब उड़ी हुआ तो हमने सर्जिकल स्ट्राइक की, पाकिस्तान के कम से कम 18 से 20 लॉन्च पैड को बर्बाद किया था, 30 से 35 आतंकवादियों को उसके घर में मारा था, और उसमें कुछ 4 से 5 मिलिट्री पर्सनल भी थे। और जब उन्होंने पुलवामा किया जहां हमारे 40 सीआरपीएफ के जवान शहीद हुए, तो हमने एयर स्ट्राइक की, और वो पीओजे के में नहीं, वो खैबर पख्तूनख्वा में गए 90 किलोमीटर बालाकोट में। और जैसे मोहम्मद का पूरा जो एक टेररिस्ट कैंप था जिसके अंदर 315 आतंकवादी थे, बर्बाद कर दिए, उनको खत्म कर दिया, और उसमें 40 से ज्यादा मिलिट्री पर्सन जो ट्रेनिंग दे रहे थे वो भी मारे गए। तो ये सच्चाई है, भारत ने बड़ा साफ सुथरा मैसेज भेजा है। तो इसलिए हमको हमारी जो इंटरनल पॉलिटिक्स से उठ के आतंकवाद की बात जब होती है तो हमें सबको इकट्ठा रहना पड़ेगा। स्टेट के अंदर भी हमें सॉफ्ट नहीं होना। अगर कोई स्टेट सॉफ्ट होगी वो पूरे देश के लिए नुकसान है।
और मुझे लगता है कि सबसे अच्छी चीज ये हो रही है कि हमारी जो इंटेलिजेंसीज हैं वो कोऑर्डिनेशन करने लगी हैं एनआईए के साथ, वो एक अच्छी बात। पर जो स्टेट जहां पर ये ज्यादा सक्रिय हो रहा है उनको चौकन्ना होना पड़ेगा, क्योंकि आतंकवाद तो जिसने भी साथ दिया उसको ही तोड़ दिया। हिलेरी क्लिंटन जब 2013 में पाकिस्तान में आई थी तो उसने अगवा किया था कि अगर आप अपने बैकयार्ड में सांप पालेंगे और ये सोचेगा कि आपके पड़ोसी को डसेगा तो एक दिन आपको भी डसेगा। आज वो ही हो रहा है, तहरीके तालिबान पाकिस्तान उनको डस रहा है। तो यही भारत में भी सबको समझना चाहिए कि आपकी सॉफ्ट पॉलिसी नहीं हो सकती टेररिज्म के लिए। जीरो टॉलरेंस टुवर्ड टेररिज्म जो प्राइम मिनिस्टर मोदी बोलते रहते हैं, और वो इशारा हमने पाकिस्तान को कर दिया है। अगर आतंकवाद पाकिस्तान के से हुआ तो फिर भारत पाकिस्तान के अंदर घुस के मारेगा, ये बार बार बात की जा रही है। और आतंकवादी अगर वहां छुपते हैं तो छुपके से काम नहीं चलेगा, उनको चुन चुन के मारा जाएगा। ये बदला हुआ भारत है, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। अगर आपको आतंकवाद लड़ना है तो देयर आर नो सॉफ्ट पॉलिसी। अगर आप सॉफ्ट पॉलिसी करेंगे तो आप डूब जाएंगे। और यही दिखलाता है पूरे वर्ल्ड में, जो देश स्ट्रॉन्ग गया है आतंकवाद के, उस देश में आतंकवाद नहीं हो रहा। और जो देश सॉफ्ट है, ऐसी पॉलिसी देता है कि किसी सेक्शन ऑफ पीपल के लिए आपको प्लीजिंग पॉलिसी दी, आप सॉफ्ट हैं, तो फिर आतंकवाद बढ़ेगा। आतंकवाद जब आता है, देयर कांट बी सॉफ्ट पॉलिसी, देयर हैज टू बी स्ट्रॉन्ग पॉलिसी। जीरो टॉलरेंस फॉर आतंकवाद का मतलब है आपको एक्शन लेना है आतंकवाद के अगेंस्ट। एक पूरा का पूरा जो इन्वायरमेंट है, इकोसिस्टम चेंज करना है पूरे देश का। आपको यकीन करना है कि कोई मॉड्यूल ना रहे, कोई आपके जो ओवरग्राउंड वर्कर हैं, स्लीपर सेल हैं, उनको तोड़ा जाए। और इसके अंदर पब्लिक को भी बहुत एक्टिव रहना है, पब्लिक को भी अपनी जो जिम्मेवारी पूरी करनी है कि वो पुलिस को और इंटेलिजेंसी को बताए। तो मुझे यही है एक एडवाइस कि हर स्टेट गवर्नमेंट को भी बहुत चौकन्ना रहना है, कोई सॉफ्ट पॉलिसी नहीं बनाए, और एनआईए के साथ कोऑर्डिनेशन करना, कोऑपरेशन करना है। आतंकवाद सभी का दुश्मन है, पूरी ह्यूमैनिटी का दुश्मन है। सुमित सर, एक आखिरी क्वेश्चन रिलेटेड नहीं है, लेकिन मैं क्या जाते-जाते पूछ ले आपको, क्योंकि आपकी भी इंटेलिजेंस सबसे ऊपर होती है। सर, इस ईरान और इज़राइल का, जो मेरे पास खबर थी कि अगले 48 घंटे में ईरान इज़राइल के ऊपर अटैक करने वाला है। सर, आप कैसे देखते हैं और इसका हमारे ऊपर क्या असर पड़ेगा? हाँ बिल्कुल, देखो सच्चाई है कि ईरान और इजराइल का लड़ाई हो सकती है। देखो इसमें कोई शक नहीं। हुआ क्या है कि मेजर जनरल सोलेमानी को आज से 2-3 साल पहले इराक के अंदर मारा गया था, और ईरान ने कहा था हम इसका बदला लेंगे। और जो ईरान है वो इमीडिएटली बदला नहीं लेता, मगर वो धीरे धीरे बदला लेता है। ये सुनने में आया जो 7 अक्टूबर को हमला हुआ, जो हमास ने हमला किया, वो एक प्रकार ईरान ने ही उसकी मदद की थी, ट्रेन किया, और इसलिए वो कासिम सुलेमानी का बदला था, ऐसा भी लगता है। अब बात आती है कि ईरान के पास क्या ऑप्शन है। ये सच्चाई है कि जो कॉन्सुलेट था आपका सीरिया के अंदर, डेमस्कस के अंदर, वहां पर इजराइल ने हमला किया और उसके 2 जो ब्रिगेडियर जनरल उनको मारा, और काफी और जो एम्बेसी में थे उन लोगों को मारा। इजराइल ने उसको ऑन अप नहीं किया। इजराइल ने ये नहीं किया कि भाई इसके अंदर इजराइल का हाथ है, मगर इनडायरेक्टली ऐसा लगता है कि इजराइल का हाथ है। अब अमेरिका ने भी वार्निंग दी है कि अगर ईरान इजराइल पे हमला करता है तो हम आयरन क्लैड फ्रेंड हैं, कि ईरान अगर हमला करेगा इजराइल पे तो अमेरिका इजराइल के साथ खड़ा है। तो ये भी सच्चाई है। और अब ईरान के पास जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, जो कि एक प्रकार से टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, वो हमास भी है, हिजबुल्ला भी है और हौती लिबर है। अब उसके पास 2 ऑप्शन है। एक ऑप्शन है कि वो डायरेक्ट हमला कर दे इजराइल पे, वो मिसाइल फायर कर दे, रॉकेट से फायर करे, या इजराइल की कोई एम्बेसी दूसरे देश में है, जैसे ईरान की एम्बेसी सीरिया में थी, कॉन्सुलेट था, उस पर करे। ऐसा भी
हो सकता है। एक है वो अपनी जो प्रॉक्सीज हैं, हिजबुल्लाह, हौती रेबल और हमास से कुछ कार्रवाई कराए। ये दो ऑप्शन। अब देखते हैं कि दोनों ऑप्शन के प्लस माइनस क्या। अगर वो डायरेक्ट हमला करता है इजराइल पे, तो इजराइल पलटवार करेगा और ईरान को भी बड़ा नुकसान हो सकता है। ईरान की इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी नहीं है क्योंकि उसके ऊपर बहुत सैंक्शन लगे हुए। तो ये बात समझनी पड़ेगी कि ईरान क्या जल्दबाजी में ऐसा एक्शन करे। ईरान ने बोला है इफ इज नॉट द क्वेश्चन, मगर व्हेन एंड वेयर इज द क्वेश्चन, कब और कहां करेंगे हम ये। तो मुझे लगता नहीं कि वो उसमें उसको नुकसान होने चांस है। अब हम देखते हैं क्या वो अपने प्रॉक्सी से करा सकता है, हिजबुल्लाह से करा सकता है, या आपके हौती रिबल से करा सकता है, या हमास से। जब वही एक्शन वो कर सकते हैं और आप उसको डिसोन कर सकते हो, तो वही रिजल्ट हासिल हो रहा है, तो आप हो सकता है वो कार्रवाई करें, क्योंकि आप नहीं चाहेंगे डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट होना। उससे आपको यही है कि डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट के बाद पनिशमेंट भी आपको मिलेगी, आपके ऊपर भी हमला होगा। आज उसकी इतनी कंडीशन है नहीं। और तीसरा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि डायरेक्ट इजराइल पे ना हमला करके इजराइल की जो कॉन्सुलेट या एम्बेसी है, पलटवार उस ऐसा ही किया जाए जिसपे आप कह सकते हो कि आपने इजराइल पे तो हमला नहीं किया। तो मुझे लगता है ये ज्यादा चांसेस हैं, प्रॉक्सी का इस्तेमाल करने की ज्यादा कोशिश करेगा और इजराइल की बजाय इजराइल के जो एम्बेसीज हैं बाहर, उस पर हमला कर सकता है। अब क्वेश्चन आता है कि क्या ये इजराइल ने जानबूझ के किया है। ये सुनने में आया कि नेतन्याहू समझते हैं कि आज वो कमजोर है, अगर कल को इलेक्शन होते हैं इजराइल में तो वो हार जाए, ऐसा लगता है। और इलेक्शन अगर लड़ाई बंद हो जाती तो इलेक्शन होंगे, तो वो चाहते हैं कि इस लड़ाई का दायरा बढ़े। और इस दायरा बढ़ने के लिए उन्होंने ईरान की जो है कॉन्सुलेट जो सीरिया में डमस्कस में किया। ये भी एक थ्योरी है कि ऐसा भी है, क्योंकि आज की तारीख में नेतन्याहू को मालूम है कि उनकी पॉपुलैरिटी बहुत कम है, क्योंकि वो ला नहीं पा रहे हैं जो इनके बंदी हैं हॉस्टेजेस को। 40 के करीब हॉस्टेजेस मर चुके हैं, उससे भी ज्यादा भी मर चुके हों। तो ऐसे में ऐसा लगता है कि जिसकी सपोर्ट ले रखी है उनकी भी गवर्नमेंट, कोलिशन गवर्नमेंट है, वो कहती हैं हार्ड स्टेप लो हमास के ऊपर, वहां पर भी उनको प्रॉब्लम आ रही है। तो ऐसा भी सुनने में आया है और ऐसा हो सकता है कि इजराइल ने जानबूझ के ईरान के ऊपर हमला किया कि ईरान पलटवार करे और इस लड़ाई का दायरा बढ़े और ये लड़ाई रुकने का नाम ले ले, और जिससे नेतन्याहू को पॉलिटिक्स के अंदर अपने इलेक्शन फेस ना करे। ये भी हो सकता है। ईरान जो है, मुझे नहीं लगता कि जल्दबाजी में कोई एक्शन लेगा, क्योंकि ईरान को पता है अगर फुल फ्लैज लड़ाई करता है वो इजराइल या अमेरिका के साथ, क्योंकि अमेरिका इसमें आएगा तो नुकसान उसको भी बहुत होगा। और 2 एयरक्राफ्ट कैरियर ग्रुप ईरान के बहुत नजदीक अमेरिका ने रेड सी में लगा रखे। तो मुझे लगता है कि एक तो इतनी जल्दी एक्शन नहीं करेगा, एक ऐसा लगता है वो अपनी प्रॉक्सी का इस्तेमाल करेगा, और तीसरा यह है कि वो एम्बेसीज पे हमला कराएगा, ना कि डायरेक्ट इजराइल। सुमित सर, बहुत बढ़िया तरीके से मैं आपको बता नहीं सकता हूँ, इतने ब्यूटीफुल वे से सिर्फ आप ही समझा सकते हो। मुझे मालूम था इसका असर आपसे ही मिल सकता है। थैंक यू सर, बहुत मजा आया आपसे बात करके। एज ऑलवेज इट्स अ प्लेजर। जय हिंद सर। जय हिंद सुमित।